हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वर्ब की कुछ बेसिक जानकारी और साथ ही साथ इसके ऑब्जेक्टिव को भी क्लियर करने जा रहा हूं। ऑब्जेक्टिव के साथ आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब ऐसा टॉपिक है जिसे पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ब की कुछ बेसिक जानकारी इससे पहले ले लेते हैं ताकि इसे समझने में थोड़ी और आसानी हो जाए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है वर्ब, और इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। एक तरह से हम लोग इसे समझते हैं कि किसी चीज़ के करने या होने का बोध जिस शब्द से हो जाए, जिस वर्ड से हो जाए, उसे हम वर्ब कहते हैं। लेकिन कभी कभी ये किसी क्रिया को नहीं, किसी एक्शन को दिखा सकता है, और कभी कभी ये किसी एक्शन को नहीं बल्कि किसी स्टेट को भी दिखा सकता है। जिस प्रकार से यदि मैं कहूँ कि आई एम ए स्टूडेंट, तो यहाँ पर एम एक वर्ब है और वो दिखा रहा है वर्तमान को। आई वाज ए किंग, यहाँ पर वाज एक हेल्पिंग वर्ब है, एक वर्ब है जो दिखा रहा है स्टेट को कि वो टेंस पास्ट का है। तो इस प्रकार से वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। एक है मेन वर्ब, जिस शब्द से किसी चीज़ के करने या होने का बोध हो जाए, जैसे गो, रन, ईट। और दूसरे तरफ है एक्सलरी वर्ब। अब एक्सलरी का मतलब ये होता है हेल्प करने वाला, यानी कि इसी के अंदर आते हैं हेल्पिंग वर्ब। एक्सलरी वर्ब को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक प्राइमरी एक्सलरी वर्ब यानी कि प्राइमरी वर्ब, और दूसरा मोडाल्स, जिसे हम मॉडल भी कह देते हैं लेकिन मोडाल्स कहा जाता है। आइए आज समझते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब को। मोडाल्स को हम किसी अन्य वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि वर्ब को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। उसी एक्सिलरी वर्ब से प्राइमरी वर्ब भी निकलता है एंड मोडाल्स भी। तो मोडाल्स को किसी अन्य वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये एक बेहतरीन चैप्टर है और बहुत ही विस्तृत भी, इसीलिए इसे एक अलग वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आ गए हम लोग वर्ब ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट की ओर। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने आते जाएंगे, कुछ सेकंड में आपको दूंगा सोचने के लिए। और अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि कौन सा वर्ब कहाँ पर लगेगा, तो समझ जाइए कि 50% बात बन गई। आपने बहुत कुछ इसी वीडियो से सीख लिया। एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है और पूछ रहा है राम एंड श्याम डैश डैश बिजनेस पार्टनर्स। यहाँ पर हैव है, हैज़ है, आर है और हैड है। किसका प्रयोग करेंगे ये भी समझते जाएंगे कि इसका इन सभी का प्रयोग क्यों नहीं होगा। अगर हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं तो हैव के साथ हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, जो कि नहीं है, और हैव के साथ भी थ्री अगर आता तो होता। तो हैव गलत है। हैज़ सिंगुलर के लिए करते हैं, भी थ्री होता तो यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है। हैड का प्रयोग तब करते जब भी थ्री होता पास्ट के सेंटेंस को देखने के लिए। तो यहाँ पर केवल ऐसा एक वर्ड है, ऐसा एक वर्ब है, ऐसा एक एक्सिलरी वर्ब है आर, जो कि ये दिखा रहा है कि राम एंड श्याम आर बिजनेस पार्टनर्स, यानी राम और श्याम बिजनेस पार्टनर हैं। तो ये एक काफ़ी आसान ऑब्जेक्टिव से मैंने स्टार्ट किया। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं और आपको बारीकी से इसे समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाइदर यू नॉर योर सिस्टर शुड डैश डैश टू दैम। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अब यहाँ पर कौन सा वर्ब दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नाइदर का प्रयोग किया गया है। नाइदर यू नॉर योर सिस्टर, ये प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो नाइदर यू तुम भी नहीं, नॉर योर सिस्टर तुम्हारी सिस्टर भी नहीं, तो ये सिंगुलर का बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर, और सारे वर्ब पहले प्लूरल होते हैं, उसे एस या ई एस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो टॉक्स है वो सही आंसर होगा। नाइदर यू नॉर योर सिस्टर शुड टॉक टू देम, यानी कि ना तो तुम्हें ना तो तुम्हारी बहन को उनसे बात करनी चाहिए। तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई डैश डैश वॉचिंग टीवी व्हेन राजा एंड रानी अराइव्ड। अब यहाँ पर डैश डैश है, खाली खाली जगह है। अब यहाँ पर कौन से वर्ब का प्रयोग होगा। अगर आपने आई देख करके एम का प्रयोग कर दिया और यहाँ पर आई एम वॉचिंग टीवी, यानी कि मैं टीवी देख रहा हूँ। व्हेन राजा एंड रानी अराइव्ड, यानी कि यहाँ पर ये पास्ट की चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर पास्ट का ही वर्ब लगेगा। आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। आई वाज वॉचिंग टीवी व्हेन राजा एंड रानी अराइव्ड, जब राजा और रानी आए तो मैं टीवी देख रहा था।
तो यहाँ पर ना तो इज का, ना ही एम का, ना ही वेयर का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर वाज आंसर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है डू यू थिंक ही डैश डैश व्हाट आई सेड। अब यहाँ पर देखिए क्या है, आई सेड यानी कि पास्ट वर्ब है, और यहाँ पर पास्ट हो तो यहाँ पर अंडरस्टैंड के फॉर्म को लिखा गया है। अंडरस्टैंडिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके साथ वाज का प्रयोग नहीं है, ना तो इज एम आर का है, तो भी फोर जब भी आता है हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, यहाँ पर ही है। अब यहाँ पर अंडरस्टैंड भी वन भी तब होगा जब यहाँ पर ये प्रेजेंट होता, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा अंडरस्टूड, क्योंकि ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है। आपको पास्ट के सेंटेंस को देखना पड़ेगा कि वो सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है। प्रेजेंट में होता तब किसी अन्य वर्ब का प्रयोग करते, लेकिन फिलहाल इस स्थिति में ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सी डैश डैश टू लर्न इंग्लिश इन आवर कोचिंग। अब यहाँ पर देखिए सी है और टू लर्न यानी कि यहाँ पर एक मेन वर्ब की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर क्या होपिंग होगा, अगर होपिंग होता यानी भी फोर तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते। अगर होप होता तो ये सारे वर्ब जो है ना वो पहले ही प्लूरल होते हैं और सी सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा जो कि होप्स है, यानी कि सी होप्स टू लर्न इंग्लिश इन आवर कोचिंग, वो हमारे कोचिंग में इंग्लिश सीखना चाहती है। तो राइट आंसर सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है टॉम डैश डैश टायर्ड। अब यहाँ पर आपने सोचा कि टायर्ड है यानी कि ये भीतरी की बात हो रही है। यहाँ पर टॉम एक लड़के का नाम है, इसे भी जरा सा याद रखिएगा। अब कुछ भी दे सकता है यहाँ पर। अब ये टॉम एक लड़के का नाम है, एक लड़का है, यानी कि ये सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, और यहाँ पर टायर्ड देख करके बिल्कुल भी आप मत घबराइए, इसका मतलब होता है थका होना। और लुक्स के सारे रूपों का प्रयोग किया गया है, लुक, लुक्स, लुकिंग, हैव। अब यहाँ पर अगर हैव ऑप्शंस अगर देते भीतरी को देख करके तो ये भी गलत होता, क्योंकि हैज़ का प्रयोग होगा सिंगुलर के साथ। अब लुकिंग का प्रयोग तब करते जब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होता इज, तो दोनों ही ऑप्शंस गलत हो गए। अब लुक का प्रयोग तब करते जब यहाँ पर ये प्लूरल सब्जेक्ट होता और सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक लड़का है, तो राइट आंसर लुक्स होगा। टॉम लुक्स टायर्ड, टॉम जो है देखने में थका हुआ लग रहा है। तो आ गए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर ये वीडियो आपके हेल्प में आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। When I was young, I wanted to डैश डैश राइटर। अब यहाँ पर when I was young यानी कि जब मैं जवान था, I wanted to डैश डैश ए राइटर। अब किस वर्ब फॉर्म का प्रयोग करेंगे? तो जाहिर सी बात है, अगर आपने यहाँ पर वाज देखा तो हो सकता है कि पास्ट और पास्ट को मिलाने के लिए आपने यहाँ पर भी वाज दे दिया, जो कि बात गलत होगा। अब समझिए यहाँ पर टू का प्रयोग किया गया है। एक चीज़ याद रखिएगा, टू के बाद आने वाला वर्ब पहले रूप में होगा, वही मिल करके इन्फिनेटिव कहलाता है। तो पहला वर्ब का फॉर्म वो बी है। When I was young, I wanted to be a writer। जब मैं जवान था, जब मैं युवा था, तो मैं लेखक बनना चाहता था। तो राइट आंसर ए होगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिड यू यूज टू डैश डैश विथ हर इमोशंस। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पर यूज टू की चर्चा हो यानी समझ जाइए पास्ट में कुछ ऐसी आदत की चर्चा हो रही है, कुछ ऐसी बात हो रही है जो पहले तो थी मगर अब नहीं है, यानी पास्ट के आदतों को दर्शाने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है, और इसके साथ भी वन का प्रयोग होता है। डिड यू यूज टू प्ले, प्लेइंग, प्लेड। तो प्लेड भी थ्री है, प्लेइंग भी फोर, तो भी वन कौन सा है? प्ले। डिड यू यूज टू प्ले विथ हर इमोशंस। क्या तुम उसकी भावनाओं के साथ खेलने के आदी हो गए थे, यानी कि ऐसी चर्चा जो पास्ट में हो रही है मगर अभी नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा, यूज टू के बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब का पहला रूप आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई हैव नेवर। इसका मतलब आई हैव पढ़ेंगे अब। आई हैव नेवर डैश डैश पास्ता बिफोर। आई हैव नेवर डैश डैश पास्ता बिफोर, इसका मतलब मैंने इससे पहले पास्ता नहीं खाया था, क्योंकि खाने की बात यहाँ पर है, ईट का यहाँ पर सारे फॉर्म लिखा गया। क्या इटन देंगे, क्या एट देंगे, या फिर ईट देंगे? तो यहाँ पर पास्ट के बाद की चर्चा होगी, तो यहाँ होगा एट। आई हैव नेवर एट पास्ता बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द विंडो वाज ऑलरेडी डैश डैश व्हेन आई गॉट हियर। यानी कि जब मैं यहाँ पे आया, जब मैं यहाँ पहुँचा, तो विंडो पहले से ही डैश डैश था। क्या था?
ब्रेक के रूपों का प्रयोग किया गया है। अब जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि द विंडो वाज ऑलरेडी ब्रोकन, पहले से ही टूटा हुआ था जब मैं वहां पर पहुंचा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ही डैश डैश प्लेइंग क्रिकेट सिंस जनवरी। अब ही देखा आपने और तुरंत इज लगा दिया, ही इज प्लेइंग, क्योंकि एकदम हेल्पिंग वर्ब और आपको भी फॉर मिल गया, यानी कि इसका कॉम्बिनेशन आपको मिल गया और आपने बी लगा दिया, जो कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स गलत लगाते हैं। यहाँ पर ही इज प्लेइंग सिर्फ इतना सा होता या क्रिकेट होता तब तो सही था, लेकिन इसके साथ एक टाइम दिया गया है और सिंस का प्रयोग किया गया है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसके साथ हैव बीन या फिर हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हैज़ बीन का प्रयोग किया जाएगा। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस जनवरी, वो जनवरी से क्रिकेट खेल रहा है, तो राइट आंसर सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पहले था। आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा डैश डैश जनवरी। अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोग सिंस का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पर जरा सा आप लोग स्पेलिंग भी देखिएगा, यहाँ पर साइंस लिखा हुआ और ये सिंस है, दोनों में अंतर है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सिंस का प्रयोग कर देंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ सिंस का नहीं बल्कि फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। और फॉर का प्रयोग तब करते हैं जब 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम को दिखाया जा रहा हो, यानी कि फॉर का प्रयोग अंतराल के लिए किया जाएगा, किसी समय अंतराल के लिए, 1 घंटा 2 घंटा 10 दिन या 10 साल। और जब जनवरी की बात हो रही है तो ये 1 पॉइंट ऑफ टाइम है, तो 1 पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए फ्यूचर के लिए फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम जनवरी, मैं जनवरी से क्रिकेट खेलता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही हैज डैश डैश योर वर्क। अब देखिए ये कितना आसान है। यदि आपने हैज या हैव के किसी भी फॉर्म को देखा तो समझ जाइए कि आने वाला वर्ब भी 3 में होगा। यहाँ पर डू डिड या फिर डज का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि डू V1, डिड V2 और डज V5, तो यहाँ पर जो V3 है वो होगा डन। ही हैज़ डन योर वर्क, उसने तुम्हारा काम कर दिया या फिर वह तुम्हारा काम कर चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर डैश डैश डैश। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे ही देखेंगे तो इस सेंटेंस में लगा देंगे तुरंत कैम। क्यों लगा देंगे? क्योंकि उनको आदत है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने की। यहाँ पर पास्ट की नहीं बल्कि फ्यूचर की बात हो रही है, और फ्यूचर की बात अगर हो और दो बातें एक साथ हो तो 2 बार विल या फिर 2 बार सेल को नहीं लिखा जाता, एक को प्रेजेंट इंडेफिनिट में और एक को फ्यूचर में रखा जाता है। तो अब देखिए जो डॉक्टर है, अब यहाँ पर भी गलती कर सकते हैं कि यहाँ पर कम लगा सकते हैं। द डॉक्टर कम नहीं होगा बल्कि एक ही डॉक्टर है, तो राइट आंसर होगा कम्स, यानी कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। यही होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही एंड आई डैश डैश गोइंग टू द पार्टी। अब आपने आई देख करके एम अगर लगा दिया तो भी गलत, ही देख करके इज लगा दिया तो भी गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 व्यक्ति की बात हो रही है, 2 व्यक्ति की चर्चा हो रही है कि वह और मैं, तो सिंगुलर हुआ या प्लूरल? ये हो गया प्लूरल। और वाज भी सिंगुलर, इज भी सिंगुलर, एम भी सिंगुलर, तो राइट आंसर वेयर हो जाएगा कि ही एंड आई वेयर गोइंग टू द पार्टी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है दे डैश डैश हियर नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पर किस वर्ब का प्रयोग करेंगे? ज़्यादातर आपको एक्सिलरी वर्ब ही देखने को मिला होगा। तो देखिए हैड कम, विल कैम, कमिंग, विल कम। तो एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि यहाँ पर दे है और यहाँ पर नेक्स्ट वीक है, यानी कि आने वाला सप्ताह। आने वाले सप्ताह के साथ हैड का प्रयोग कैसे करें? क्योंकि ये पास्ट को दिखाता है। और कमिंग का प्रयोग तब होता जब इसके साथ आर का प्रयोग होता, कि दे आर कमिंग नेक्स्ट वीक तो हो जाता, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ भी फ्यूचर को दिखाया जा सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास बच जाता है 2 ऑप्शंस, विल कैम या फिर विल कम। तो आप लोग आराम से इसे समझिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ भी 1 यानी वर्ब के पहले रूप का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर डी होगा, दे विल कम हियर नेक्स्ट वीक, वो यहाँ अगले सप्ताह आएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है आई डैश डैश टू द मार्केट एंड बाउट। अब यहाँ पर देखिए कि पास्ट की चर्चा हो रही है। आई डैश डैश टू द मार्केट। अब अगर आपने वाज को देख करके गोइंग लगा दिया, आई वाज गोइंग टू द मार्केट एंड बाउट, तो यहाँ पर यह सुटेबल नहीं होगा।
अगर गो दे दिया तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो गई, गोज तो होगा नहीं क्योंकि आई के साथ प्लूरल वर्ब का व्यवहार किया जाता है। तो राइट आंसर सी होगा, आई वेंट टू द मार्केट, यानी कि मैं मार्केट गया खरीदने के लिए, खरीदा, बाउथ, जो भी खरीदा, ये तो अलग सी बात है, आपको समझाने के लिए दिया गया है कि आप सेंटेंस को देख करके उसके वर्ब का चयन करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रानी और रिया डैश डैश गॉन टू दिल्ली। अब रानी और रिया और यहाँ पर गॉन है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हैव के फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, ना तो वेयर का करेंगे ना ही इज का, यहाँ पर हैव या हैज़ की चर्चा होगी। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स सोचेंगे कि हैव का यहाँ पर यूज होगा क्योंकि रानी और रिया दो व्यक्तियों की बात हो रही है। तो जब दो व्यक्तियों की बात हो रही हो तब तो करते हैं, लेकिन हिंदी में अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो और, ये और इंग्लिश में इस और का मतलब होता है या, और जो हम लोग और हिंदी में कहते हैं उसका इंग्लिश होता है एंड। तो एंड से जुड़े दो सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं मगर और से जुड़े सिंगुलर होते हैं, यानी कि या तो रानी या तो रिया दिल्ली गई तो किस वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। तो राइट आंसर हैज़ होगा। हैज़ ही क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर भी थ्री है, हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे। रानी एक ही लड़की हो सकती है, रिया एक ही लड़की हो सकती है जो दिल्ली गई। तो राइट आंसर बी होगा, रानी और रिया हैज़ गॉन टू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा ऑयल एंड वाटर डैश डैश नॉट मिक्स। अब यहाँ पर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, एंड से, और एंड का मतलब होता है हिंदी में और, पानी और तेल नहीं मिल सकता, नहीं मिलता। तो यहाँ पर पहली बात कि इज और आर दोनों का ही प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इसके बाद कोई और भी वर्ब यानी कि बिफोर नहीं है। तो डू और डज में हमें चूज करना है। अब आइए हम आज के इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं और कह रहा है आई विश आई डैश डैश ए बर्ड। अब यहाँ पर आई के साथ एम का भी प्रयोग करते हैं और वाज का भी प्रयोग करते हैं। आप एक बात ध्यान में रखिएगा, आई विश या फिर इफ अगर इस प्रकार के सेंटेंसेस हो, यानी कि ऐसी बात हो रही है, ऐसी कल्पना हो रही है जिसका संभव होना असंभव है, यानी कि वो नहीं हो सकता। आई विश डैश डैश ए बर्ड, यानी कि यदि मैं पक्षी होता, यानी इच्छा है कि यदि मैं पक्षी होता तो आई के साथ वेयर का प्रयोग किया जाएगा, जबकि आई के साथ वाज का प्रयोग होगा पास्ट में। लेकिन ऐसी स्थिति में ऐसी कल्पना जिसका होना असंभव है उसके लिए आई के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं, यानी कि वेयर का प्रयोग करते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं पक्षी होता, या फिर यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, ऐसा सेंटेंसेस आपको देखने को मिला होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए वेयर का प्रयोग किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कितने हेल्प में आ रहा है और इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी चीज़ें आप कमेंट में लिख सकते हैं। ये वीडियो आपके हेल्प में आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।